एग्जाम्पल 3 के अंदर हम एक और केस को डिस्कस करते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास 3 फेज लाइन गिवन है और ये लाइन ट्रांसपोज हो रही है, और इसका मतलब है कि अब हमें अगर इंडक्टेंस निकालनी है तो हमें इंडक्टेंस पर फेज के लिहाज से निकालनी होगी, यानी हमें ए के लिए निकालनी है, बी और सी के लिए। तो जो रिलेशन होगा इंडक्टेंस का वो अगेन जिस तरह हम पहले लिख रहे थे कि अगर आपने किसी भी कंडक्टर या फेज के लिए इंडक्टेंस निकालनी है तो उसका रिलेशन 0.2 इंटू नेचुरल लॉग जी एम डी ओवर जी एम आर था। सो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं ये सॉलिड कंडक्टर्स हैं, ना तो इनके अंदर स्ट्रैंड्स हैं और ना ही इनके ये बंडल्ड कंडक्टर्स हैं। इन केस अगर इनमें स्ट्रैंड्स हैं भी तो जो हमें जी एम आर है वो गिवन है। हमें इससे कबल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है उसके अंदर स्ट्रैंड्स मौजूद हैं तो उसका जीएमआर हम कैसे निकालते थे। तो उसमें हमने हमारे पास जो था 7 स्ट्रैंड्स थे और हर स्ट्रैंड के लिहाज से हमने जीएमआर निकाला और फिर एट द एंड अंडर रूट हमने लिया 7 स्क्वायर, उसका रूट कैलकुलेट किया। सो यहाँ पे अब जो हमारे पास जीएमडी है, जीएमडी हमने क्या देखना है कि तीनों फेजेस का आपस में जो रिलेशन बनेगा, यानी डी ए बी, डी बी सी और डी सी ए। और तीनों के लिए ये जो क्योंकि अब हमने जो क्या कहते हैं कंडक्टर्स तीनों सेम हैं, इसका मतलब ये है कि जो जी एम आर है वो तीनों के केसेस में एक अकेले कंडक्टर का इस्तेमाल होगा, यानी आर डैश। जबकि जो जी एम डी होगा वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा ए और बी का जो आपस में डिस्टेंस है, बी और सी का, और सी और ए का। और अगर आप इनको रिवर्स ऑर्डर में भी चेक कर लें तो यही बनता है। सो अब अगर हम हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स बनती हैं तो इसका मतलब है जो हमने रूट लेना है उसमें भी यहाँ पे 3 आएगा। सो अगर आप इनके इस फार्मूला आप कंफ्यूज हो गए कि ये चीज़ कैसे हो रही है तो आपने मेन फार्मूला याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जीएमडी और जीएमआर कैसे आएगा। तो जीएमडी 12 हम देख चुके हैं कि जीएमडी का तल्लक क्या होता है कि आप जिस कंडक्टर का निकाल रहे हो उस कंडक्टर का बाकी कंडक्टर्स के साथ फासला, और फिर कलेक्ट जब इस तरह के ट्रांसपोजिशन वाला सर्किट आ जाता है तो आपने सबको इकट्ठा करना है, यानी ए का बी और सी से, बी का ए और सी से, सी का ए और बी से। तो टोटल यहाँ पे 6 टर्म्स बनती हैं। 6 टर्म्स का मतलब यहाँ पे रूट क्या आना चाहिए, 6। लेकिन यहाँ पे कुछ फासले जो होंगे वो सेम आते हैं, तो जब आप उनको मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि ए बी और बी ए सेम है तो आप इसका स्केयर लिखोगे तो वो एट द एंड कैंसिल आउट हो जाएगा, जो यहाँ 6 आएगा तो फाइनल रिलेशन कुछ ऐसे आ जाएगा। जबकि जो जीएमआर का तल्लक होता है वो कंडक्टर के अपने रेडियस के साथ या कंडक्टर के अंदर अगर सब कंडक्टर्स हैं तो उनके जो आपस में डिस्टेंस है उससे होता है। तो अब हमने ये चीज़ लिख ली, डिफाइन कर ली, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ए बी क्या है। डी ए बी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 8 मीटर, डी बी सी दिया हुआ है 8 मीटर, और डी सी ए हमारे पास है 16। तो आर को हमने लिखना है आर इंटू ई रेज टू पावर -1/4। लेकिन इस केस में हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हर कंडक्टर का जो जी एम आर है वो दिया हुआ है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना कि जो सेंटीमीटर है उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेना है, यानी इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अब जब हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 1.3, यानी इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ अगर आप पुट करें तो हमारे पास जो इंडक्टेंस का आंसर आता है वो 1.3 मिली हेनरी पर किलोमीटर आ जाता है। सो हमने अब तक 3 केसेस को डिस्कस कर लिया। अब चौथी एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 फेज लाइन है लेकिन अब हमने वहाँ जहाँ पे एक कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे हमने एक फेज के लिए 2 कंडक्टर यानी बंडल कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया है। बंडल कंडक्टर्स के केस में हमने देखा था कि हमारे पास जो अब जीएमआर होगा वो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने कंडक्टर्स का बंडल है उस लिहाज से उसका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअल फार्मूला अभी भी वही रहना है 0.2 इंटू नेचुरल लॉग जी एम डी ओवर
GMR। सो अब यहाँ जो GMR है, क्योंकि ये बंडल्ड कंडक्टर्स हैं, तो यहाँ पे जो GMR है वो बंडल्ड कंडक्टर के लिहाज से हम देखेंगे। तो बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो GMR होता है, अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं तो लेट्स सपोज कि हम ये देखते हैं कि बाकी यहाँ पे सर्किट में और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये दो कंडक्टर्स और ये दो सेम फेज के कंडक्टर हैं। तो जब आपने GMR निकालना है तो पहले एक कंडक्टर के लिहाज से देखना है, तो एक कंडक्टर का जो सेल्फ GMR बनता है और इसका दूसरे से जो डिस्टेंस है, तो लेट्स सपोज जो ये डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के दरमियान में, अगर हम इसको D कह लेते हैं, तो पहले का R1-D इनटू दूसरा कंडक्टर, क्योंकि दोनों सेम रेडियस के हैं तो इसका मतलब है इसका भी R1 और इसका इससे फासला D। तो हमारे पास जो रिलेशन एट द एंड बनेगा वो क्योंकि चार डिस्टेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें जो आप रूट लोगे यहाँ पे उसके 4 आएगा। और जब हम क्योंकि सेम यहाँ पे R1 दोनों सेम हैं, R1 का स्केयर और D भी दो आ रहे हैं, तो स्केयर और √4, तो एट द एंड हमारे पास ये R1D बच जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा R1 डैश है, सॉरी, तो R1 यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हर कंडक्टर का अपना जो सेल्फ GMR है वो है। तो इस केस में हमारे पास जो सेल्फ GMR है इस प्रॉब्लम में वो हमारे पास है R1 डैश की वैल्यू हमें दी हुई है 1.15 सेंटीमीटर। सो इसको हम लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो अब हमारे पास जो GMR है वो हमने बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास जो यहाँ GMR आएगा उसका रिलेशन हमारे पास आएगा 1.15 इंटू 10⁻⁻2, और जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, तो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर इंटू, तो 40 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब हम आते हैं कि GMD इस केस में हमारे पास क्या आएगा। तो GMD का तल्लक होता है एक फेस के कंडक्टर्स का दूसरे फेस से, तो क्योंकि ये ट्रांसपोज लाइन है इसका मतलब है इसमें हमने तीनों का इकट्ठा GMD के अंदर तीनों टर्म्स आएगी, यानी A का B और A का C से डिस्टेंस, इसी तरह BA BC और CB और CA। हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे GMD में 6 टर्म्स आनी है, लेकिन क्योंकि A B और B ये सेम टर्म आएंगी, इसी तरह BC और CB का जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा, AC और CA का डिस्टेंस सेम आएगा। तो हमारे पास हर जो 6 टर्म्स उनमें से दो दो सेम आ रही हैं, तो उनमें से स्केयर जब आप लेंगे तो जो रूट आप 6 बाहर ले रहे होंगे, यानी एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम स्टार्ट से देखें तो 6 टर्म्स आनी है, DAB DAC DBA DBC DCA DCB। तो इसमें हमारे पास AB BA सेम है, तो ये दोनों टर्म्स हो गई। इसके अलावा AC और CA सेम है, BC और CB सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर सपोज करें आप सेम ना भी देख रहे हो तो यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो यहाँ पे रूट कितना आना चाहिए था 6, लेकिन आप क्योंकि सेम है तो जब आप इनका स्केयर लोगे तो इसके साथ वो स्केयर कैंसिल होकर के यहाँ पे √3 रह जाएगा, और हमारे पास अंदर टर्म्स DAB DBC DCA 3 टर्म्स रह जाएंगी। तो अब हमारे पास इसमें क्योंकि ABC इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें 1 2 इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास अगर हम A को 1 अज्यूम कर लें और B को 2 अज्यूम कर लें तो DAB हमें दिया हुआ है 8 मीटर। 2 3 का मतलब यहाँ पे DBC है तो यहाँ पे भी 8 मीटर आ जाएगा, और CA 16। तो अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये प्रॉब्लम बेसिकली जो हमने एग्जांपल 3 की थी उसी की एक्सटेंशन है। तो आप देखिए कि GMD में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा। सो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि अगर हम एक सॉलिड सिंगल कंडक्टर है उसको अगर सॉलिड बंडल कंडक्टर्स के साथ भी रिप्लेस कर दें तो GMD में फ़र्क नहीं आता, लेकिन GMR चेंज हो जाता है। तो जब हम इसमें मज़ीद ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आई थिंक ये तकरीबन 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर आता है। ये आप लोग एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं। अब हम मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे
बंडल कंडक्टर में हमने और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी कि यहाँ पे आपके पास 3 कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 कंडक्टर्स होते हैं, यानी हर फेज़ के लिए इस तरह करके 3 कंडक्टर्स हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करते कि GMD अगेन उसी तरह वही चीज़ रहती, लेकिन GMR अब आपको इसके लिए अलग से निकालना पड़ता। तो ये आप देखें कि ये उसी तरह बन रहा है जिससे हमने सिमेट्री के केस में देखा था। तो अब आपने अगर इसका GMD निकाल रहे हैं तो जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है ना, अगर सपोज करें आप जो फाइनल रिजल्ट है जैसे यहाँ पे ये है, ये आपको नहीं याद, तो आप बिल्कुल एक 2 स्टेप एक्स्ट्रा आपको करने पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल जो उसका इनिशियल स्टेप है वहाँ से स्टार्ट करें, यानी जब हम GMR निकालते हैं तो हमने एक ही फेज़ के जो कंडक्टर्स हैं उनका आपस के सारे डिस्टेंसेस को देखना होता है। तो जैसे ये पहले अगर मैं सपोज करें कि इस कंडक्टर को X कर लेता हूँ, इसको Y कर लेता हूँ और इसको Z कर लेता हूँ, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा dx का डिस्टेंस, फिर dxy, फिर dxz, फिर इसी तरह मुझे अब मेरे पास x के सारे हो गए हैं, अब मुझे y के देखने पड़ेगा, तो dyx, dyy, dyz, और फिर इसी तरह मुझे जो तीसरा z का देखना पड़ेगा, dzx, dzy और dzz। इसमें से ये जो जिसमें सबस्क्रिप्ट दोनों सेम आ रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास r डैश है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो dzx है और जो dxz है, यानी ये दो टर्म्स सेम हैं, तो इसका मतलब है इनको आप कोई भी एक नोटेशन में लिख के इसको स्केयर कर सकते हो। एक्स वाई और वाई एक्स सेम है तो इसका मतलब है dxy का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह dzy और yz सेम है तो उसका स्केयर आ जाएगा। तो जब हम इस चीज़ को सारे को कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली आखिर में r डैश का क्यूब और dxy का स्केयर, सॉरी यहाँ पे मैं एक स्टेप मिस कर गया, इसका हमने आखिर में रूट भी लेना था। तो जो स्टार्ट का रूट जो अभी आपका आएगा ना, अभी क्योंकि हमने कोई इसमें चेंजेस नहीं किए, तो 9 टर्म्स है तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट कितना आना चाहिए, 9। अब हम आगे देखेंगे कि 9 कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा। तो dxy का स्केयर हमने किया था, इसी तरह यहाँ पे dyz का स्केयर था और dzx का स्केयर, और रूट होगा हमारे पास 9। अब हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक स्पेसिंग, इसका मतलब ये तीनों सेम है, इसका मतलब है आप इसको सिंपल d से लिख, यानी इन तीनों डिस्टेंसेस को अब अगर मैं d से रिप्लेस कर दूं, यानी तीनों जो मेरे पास डिस्टेंस है वो d है, तो इसका मतलब है तीनों की जगह मैं d लिख के इसको कर सकता हूँ 9r डैश क्यूब, और यहाँ पे d, तो ये d की पावर 6 बन जाएगा। अब जब आप इसको 9 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एट द एंड जो आ जाएगा वो r डैश के जो है, यानी हम इसको 3/9 और d6/9 करके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास r डैश का जो आंसर आएगा ये 1/3 आ जाएगा, और इसमें हमारे पास आ रहा है d 2/3। तो ये अब जो 1/3 है, अगर आप इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट बनता है, यानी ये थर्ड रूट ऑफ r डैश d स्केयर आ गया। सो अब आप अगेन जो चीज़ मैंने शुरू में आपको बताई थी कि आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी स्केयर रूट के अंदर टर्म्स आ रही होंगी उतना ही रूट आना है। यहाँ देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, एक r डैश आ रहा है और 2 d आ रहे हैं, तो हमारे पास क्यूब आ गया। सो अब यानी प्रॉब्लम में चेंज कैसे हो सकता है कि बंडल कंडक्टर में जहाँ पे आपको 2 कंडक्टर्स दिए हुए हैं वहाँ पे सपोज करें 3 आ गए। इसी तरह 4 कंडक्टर्स की जो है GMR है उसका आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसकी कैलकुलेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर अब हमारे पास एक 3 फेज डबल सर्किट लाइन है, यानी हमारे पास एक टावर है जिसके ऊपर 3 फेज लाइन जा रही है और डबल सर्किट है, यानी 2 3 फेज लाइंस जा रही हैं, और फिर ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअल में बंडल कंडक्टर्स हैं, यानी हर फेज के अंदर
यानी जो इधर एक फेज जा रहा है इसमें एक्चुअल में 2 कंडक्टर्स हैं, इधर भी 2 कंडक्टर्स हैं, इसी तरह यहाँ पे भी, और इसी तरह इस साइड पे भी जो तीनों फेज हैं उनमें 2-2 कंडक्टर्स हैं। तो अब हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर तकरीबन जितने भी हमने पीछे प्रॉब्लम्स किए हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। इसमें बंडल कंडक्टर्स भी शामिल हो गए हैं, 3 फेज़ लाइन भी शामिल हो गई, और जहाँ पे भी 3 फेज़ का जिक्र आ रहा है वहाँ पे ट्रांसपोज लाइंस का भी जिक्र आएगा। तो अब जो हमें डाटा गिवन है इसमें आप देख सकते हैं कि हमें जो 2 फेजेस जो एक साइड का सर्किट दिया हुआ है और दूसरी साइड का सर्किट, इनके आपस में डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो A1 A2 का मतलब ये नहीं है कि जो A1 और A2 का फासला, ये बेशक इसको आप यहाँ पे चेंज करके सिंपल A1 और C2 लिख लें, जो भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके सामने आ रहा है ना उसके साथ का फासला कितना बनता है, 16 मीटर। इसी तरह जो नीचे दोनों साइडों पे फेज आ रहे हैं ना, जैसे B1 और B2 आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से 24 मीटर के फासले पे हैं, और जो C1 और A2 का फासला है वो कितना है, 17 मीटर। जो कैलकुलेशंस करनी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंडक्टर्स का फार्मूला यूज़ हो रहा होगा वो हमारे पास हो रहा होगा 0.2 नेचुरल लॉग GMD और GMR। अगेन वही रिलेशन रहेगा, लेकिन अब इसमें सिर्फ GMD और GMR चेंज होगी। तो इसके लिए जो रिलेशन हम पहले देख चुके हैं वो हम यहाँ पे GMD इक्विवेलेंट लिखते थे और इसमें GMR लिखते थे। लेकिन अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा यहाँ पे, मैं उन फार्मूलाज को सामने नहीं रखूँगा, बल्कि मैं इसको बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अल्टीमेटली आइदर GMD में या GMR में, दोनों में इनके आपस में सारों के डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। तो हम पहले वो एवेलुएट कर लेते हैं। सो अभी हमें जो एवेलुएशन करनी है वो करनी है A1 का बाकी पांचों जो फेज कंडक्टर्स जा रहे हैं उनके साथ फासला, B1 का पांचों के साथ फासला, C1 का। तो इस तरह हमारे पास टोटल कोई ऑलमोस्ट 30 रिजल्ट्स बनेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि ये आपने एवेलुएट कैसे करना है। सो अभी अगर मैंने यहाँ पे मैं इसके लिए एक और पेज यूज़ करता हूँ। तो अब मुझे जो एवेलुएट करने हैं वो सबसे पहले मैं एवेलुएट कर लेता हूँ A1 के जो बाकियों से डिस्टेंसेस बनते हैं वो। तो सबसे पहले मैं DA1 B1 कैलकुलेट करता हूँ। अब इसमें देखें DA1 B1 को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा कि अब हमें यहाँ पे ये एक बेसिकली एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है। तो सारों जितने भी डिस्टेंस है ना जो स्ट्रेट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, उनमें आप बेसिकली ट्रायंगल एक क्रिएट करोगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप वो डिस्टेंस निकाल लोगे। तो इस केस में हमें जो A1 का यानी ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये हमें 10 मीटर गिवन है, लेकिन अभी हमें जो एक्चुअल फाइंड करना है वो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, जबकि ये वाली जो लेंथ है ये हमें ऐसे गिवन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आप देखें कि जो 24 मीटर की ये तार है इसके ऊपर ये 16 मीटर की तार बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है। अब अगर हम इस वायर को बिल्कुल इसके ऊपर ड्रैग करके लाएं तो इसका मतलब ये है कि 16 मीटर की वायर इस 24 के ऊपर आ जाएगी, और क्योंकि 24 मीटर की वायर बड़ी है तो इसका मतलब है जो कुछ फासला इस साइड पे यानी कुछ वायर इस साइड पे एक्सटेंड हुई होगी और कुछ वायर इस साइड पे एक्सटेंड हुई होगी। तो अब अगर 16 मीटर इसके ऊपर लेकर आते हैं तो पीछे 8 मीटर जो है ये वाली वायर, ये वाला कंडक्टर या ये वाले जो सॉरी ये कंडक्टर नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली एक्चुअल में डिस्टेंस है। यानी ये जो डिस्टेंस है 16 मीटर वाला, इन केस अगर ये एक वायर है इसको आप इसके ऊपर लेकर आते हैं तो जो आपके पास फालतू डिस्टेंस बचता है वो 8 मीटर बचता है। तो 4 मीटर इस साइड पे एक्सटेंड हो रहा होगा और 4 मीटर ही इस साइड पे एक्सटेंड होगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कि आई एम सॉरी, ये मैं इट्स नॉट कंडक्टर, कंडक्टर तो एक्चुअली में ये है, लेकिन अगर इस लेंथ को आप देखें और ये लेंथ एज इट इज़ आप इसके ऊपर लेकर आते हो तो बेसिकली इस 24 मीटर में से 16 मीटर यहाँ पे आ गया
और जो बाकी 8 मीटर बचता है उसमें से 4 मीटर इस साइड पे है और 4 ही मीटर इस साइड पे। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये वाली लेंथ है ये हमारे पास है 4 मीटर। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल में एक ट्राइंगल बनी है जिसके अंदर ये वाली लेंथ 10 मीटर है और ये वाली लेंथ हमारे पास है 4 मीटर। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि बाकी दोनों लेंथ्स का स्क्वायर और 4 स्क्वायर लेके हम इसका करेंगे। तो ये हमारे पास 116 बनता है और इसका आखिर में हमारे पास जो रूट कैलकुलेट होके आता है वो 10.77 है। सो ये हमारे पास DA1B1 का आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने A1 का और C1 का डिस्टेंस निकालना है, यानी हमने निकालना है DA1 C1। सो उसके लिए हम अगर आप देखें तो अगर हम इस लेंथ को एग्जैक्टली इसके ऊपर लेकर आए तो इस 17 में से 16 मीटर इसके ऊपर आ जाएगा, यानी क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है। तो ये लेंथ अगर आप एग्जैक्टली नीचे लेके आए तो 10 मीटर ये है, 9 मीटर ये, तो इसका मतलब ये है कि A1 का इस लेंथ से जो फासला बन रहा है वो टोटल 19 मीटर, यानी जो अब आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाओगे जो आपके पास ये लेंथ बन रही है ये हमारे पास है 19 मीटर। अब हमने एक्चुअली में यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, अब हमने ये वाला फासला निकालना है। अब हम अगर इस लेंथ को एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरह ड्रैग करके लाएं तो हम देखते हैं कि 16 मीटर इसके ऊपर आ गए, तो 17 में से जो एक्स्ट्रा बच गया वो 1 मीटर है। तो 1 मीटर को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना, 0.5 इधर और 0.5 इधर आएगा। तो इसका मतलब है जो ये वाली लेंथ होगी ये हमारे पास होगी 0.5 मीटर। तो हमने दोबारा इसी तरह हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो हमारे पास 19 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो DA1 C1 आ जाएगा 19.00। सो हमने A1 का B1 और जो C1 है इससे रिलेशन निकाल लिया है। अब इसी तरह हम A1 का इन तीनों कंडक्टर्स के साथ डिस्टेंस देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि A1 का और C1 डायरेक्टली जो है, क्योंकि इनमें कोई ट्राइंगल नहीं बन रही, तो ये डायरेक्टली 16 मीटर डिस्टेंस बनता है, यानी DA1 C2 ये हमारे पास बन जाता है 16 मीटर। अब हमने जो दूसरी निकालना है DA1 और B2 निकालना है। सो इसमें अगर आप देखें अगेन इसी तरह है कि जो सबसे पहले हम ये वाली लेंथ ले लेते हैं, ये हमारे पास बनती है 10, सही। और अब हमने एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालना है ये वाला, ठीक है। और जो हमारे पास ये लेंथ है हम देखते हैं ये कितनी आती है। तो इसमें देखिए कि आप 16 जब इसके ऊपर लेकर आते हो तो 16 यहाँ से आ रही है, तो पीछे हमारे पास जो 8 बचता था उसमें से 4 इस साइड पे था और 4 इधर था। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लेंथ है वो 16 प्लस 4 है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये जो ऊपर वाली लेंथ इसको बिल्कुल इसके ऊपर लेके आना, तो 16 ये आ जाएगा प्लस 24 में से जो एक्स्ट्रा बच गया वो 8 बच गए, 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो ये लेंथ होगी 20 होगी। तो इसका अगेन हम निकालेंगे ये ट्राइंगल इस फॉर्म में नहीं बनेगी, यानी आप पहले यहाँ पे 10 रख लें, यहाँ पे 24 आ जाएगा 20 और ये लेंथ आपने निकालनी। ये हम अगेन देखते हैं कि हम इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 22.3607, ये चीज़ आ गई। अब हम इसी तरह A1 का और A2 का फासला देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्ट्रेट बनती है ये है हमारे पास 19 मीटर, यानी हम देखना चाह रहे हैं DA1 A2 का, तो जो हमारे पास स्ट्रेट लेंथ बनती है हमारे पास 19 मीटर है। और जो हमारे पास ये वाला फासला है आप इस कंडक्टर को ऊपर ड्रैग करके लें, 16 इधर आ गया, तो 17 में से पीछे 1 मीटर बचता है, तो 1 मीटर में से 0.5 इधर और 0.5 इधर एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका मतलब है जो पीछे हाइट रह जाती है वो हमारे पास आती है 16.5 मीटर। मैं अगेन ये इसका तरीका यही है कि आपने जो छोटे वाला लेंथ होगी उसको बड़े वाले लेंथ के ऊपर ड्रैग करके लाना है, जिसका मतलब है कि
एक तो उतनी लेंथ आ रही होगी, प्लस जितना उस बड़ी लेंथ में से हिस्सा बचता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर आएगा, तो इसका मतलब है 16 यहाँ पे प्लस 0.5, तो यहाँ पे आपके पास 16.5 आ गए। अब हम ये लेंथ निकालना चाह रहे थे, तो हमारे पास इसी तरह करके 19 का स्क्वायर प्लस 16.5 का स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास DA1 A2 तकरीबन बनता है 25.164। सो अब हमने ए कंडक्टर का कर लिया, इसी तरह हम बी का कर सकते हैं। बी का आप देख सकते हैं कि जो आपने A1 B1 निकाला था डिस्टेंस, इसी तरह B1 A1 वही रहेगा, यानी ये जो आपने निकाला है ये इक्वल होगा, यानी अब अगर हम B1 के लिहाज से निकालना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास जो DB1 A1 ये इक्वल है DA1 B1 के, तो ये पहले ही हमने निकाली हुई है। इसके अलावा जो डायरेक्ट डिस्टेंसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि B1 का और B2 का हमारे पास 24 मीटर गिवन है, तो इसका मतलब है DB1 B2 24 मीटर गिवन है। इसके अलावा अब हम DB1 का DC1 से निकालते हैं, यानी इससे निकाल लेते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अब हमारे पास जो है छोटी लेंथ यहाँ पे है, नीचे वाली 70, अब आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर आए। जब आप इसको ऊपर लेकर आते हैं तो 70, अब आप बेसिकली निकालना ये हाइट चाह रहे हैं, ये लेंथ ये वाली। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको पहले बना लेते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है 9 मीटर की, वो ऐसे बन रही है 9 मीटर, और आपको ये डिस्टेंस अभी देखना और एक्चुअल में आप निकालना ये लेंथ चाह रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस आपने देखना और ये लेंथ आप निकालना चाह रहे हो। सो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम 17 मीटर को ऊपर ड्रैग करके लेके जाएं तो 24 में से 17 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो पीछे 7 बचता है 17 24 में से अगर 17 को माइनस करें तो 3.5 इस साइड पे एक्सटेंड हो रहा होगा और 3.5 इस साइड पे एक्सटेंड हो रहा होगा। इसका मतलब है जो हमारे पास जो ये लेंथ होगी ये होगी 3.5 की। सो इसी तरह अब हम निकालेंगे √9 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। सो अब ये सारी कैलकुलेशंस इसी तरह से आप कर सकते हो कि आपने ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स का जो आपस में फासला है, यानी एक फेज़ का दूसरे फेज़ के कंडक्टर से या दूसरे सर्किट के कंडक्टर से फासला जो भी है, तो उसको आपने सॉल्व क्या करने का तरीका ये होगा कि हमेशा आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल के अंदर एक जो आपको साइड ये होगी लेंथ, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी। और दूसरी लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं कि जो कम लेंथ वाले है डिस्टेंस है या कम लेंथ है, ये आप ड्रैग करके ज़्यादा लेंथ वाले पे लेकर आओ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दोनों साइडों पे कितनी अमाउंट बच जाती है। सो इस तरह करके हम जो है ना ये 30 वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ जाएंगी। सो अब यानी लेट्स सपोज कि हमने ये 30 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, A1 B1 सारी चीज़ें हमने ये निकाल ली हैं। अब हम आते हैं कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है GMD और GMR की तरफ। सो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि GMD निकालने के लिए हमें पता है कि हमें GMD जब भी निकालना होता है तो हम एक फेज़ का जो बाकी फेजेस के साथ रिलेशन बनता है वो निकालते हैं। यानी आप सपोज करें कि ए फेज़ का अगर आप निकालना चाह रहे हो तो ए फेज़ का बी और सी से जो डिस्टेंस बनता है वो। अब इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सर्किट हैं और दो सर्किट्स का मतलब है कि हमारे पास ए फेज़ दो है, इसका मतलब है दोनों ए फेज़ का आपस में जो डिस्टेंस है वो आप इसमें GMD में नहीं लिखोगे, लेकिन जो उन फेजेस का डिस्टेंस बनता है बाकी फेजेस से, यानी अब हमारे पास अगर हम सिर्फ A1 के लिहाज से लिखें टर्म्स, तो हमारे पास GMD के अंदर आएगा DA1 B1 DA1 B2 DA1 C1 DA1 C2, और इसी तरह करके आपने ये A1 की 4 टर्म्स होगी और इसी तरह करके आपने
A2 के लिए भी ये 4 टर्म्स लिखनी है, यानी DA2 B1, DA2 C1, DA2 B2, DA2 C2। ठीक है। और अब इसी तरह करके हम इसको मज़ीद जो है बी कंडक्टर के लिए, क्योंकि ट्रांसपोज लाइंस है तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे कंडक्टर्स को इसमें शामिल करना है। सो अब हम बी के लिहाज B1 के लिहाज से B1 A1, B1 C1, B1 A2, B1 C2। इसी तरह B1 सॉरी, अब B2 का लिखना है तो B2 A1, B2 C1, B2 A2, B2 C2। अब हम C फेज के लिख लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं बेसिकली C1 के लिहाज से लिख रहा हूँ, तो C1 A1, C1 B1, C1 A2, C1 B2। और दूसरी जो ब्रैकेट होगी इसमें मैं C2 के लिहाज से लिखूँगा DC2 A1, DC2 A2, सॉरी B1 C2 A2 और C2 B2। अब ये स्टेप जब हम डेरिवेशन कर रहे थे हमने किया था और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया था, लेकिन ये स्टेप यहाँ पे करने का पर्पज़ ये है कि आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपको फार्मूले एक्चुअल में कोई याद करना ज़रूरी नहीं है। आपको GMD और GMR का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि GMD का क्या मतलब है और GMR का क्या मतलब है। तो जब भी हमने GMD एवेलुएट करना है तो हमने ये देखना है कि हम पहली बात ये आपने ज़हन में रखनी कि जो इंडक्टेंस निकाल रहे हैं ये एक फेज़ के लिहाज से आप निकाल रहे हैं। तो अब सपोज करें अगर मैं ए फेज़ कंडक्टर निकाल रहा हूँ तो उसमें A1 और A2 दोनों शामिल हो गए, यानी दोनों की इंडक्टेंस अब हम एवेलुएट करें। तो इसका मतलब ये है कि जो आप GMD निकालोगे उसके अंदर आप हर वो टर्म आएगी जिसमें दो डिफरेंट फेजेस का आपस में तल्लक बनता है, लेकिन दो सेम फेजेस वाली टर्म्स इसमें नहीं आएगी। जैसे आप देखें कि इसमें A1 A2 कहीं भी नहीं आ रहा, यानी इकट्ठा कहीं भी नहीं आ रहा। इसी तरह B1 B2 इकट्ठी कोई टर्म नहीं आ रही, C1 C2, यानी ये जो तीन टर्म्स है ये यहाँ पे मिसिंग है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने अगर आपको वो डायरेक्ट फार्मूला आपने फाइनल रिलेशन याद कर लिया है आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ये स्टेप करो, यानी आप सारे डिस्टेंसेस लिख लो और अब आप काउंट कर लो कि ये कितनी टर्म्स बनती हैं। तो ये टोटल हमारे पास टर्म्स बन गई हैं 4 और ये 24 टर्म्स बन रही हैं। तो यानी आपने जो इन सारों के रूट लेना है वो होना चाहिए आपका 24। तो अब इससे पिछले स्टेप में हमने ये सारे डिस्टेंसेस क्योंकि कैलकुलेट किए थे, तो आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और आखिर में उसका 24th रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। GMR एवेलुएट करने के लिए हम जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास बंडल कंडक्टर्स मौजूद हैं। तो हमने अब क्या करना है कि हमें क्योंकि दोनों तरफ जो बंडल आ रहे हैं उनमें आपस में कंडक्टर्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि हमें एक साइड का ये चीज़ मालूम करनी है और फिर हमें उसको अल्टीमेटली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है जिस डिस्टेंस पे दूसरा उसी फेज़ के दूसरा कंडक्टर लाई कर रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे है ए फेज़ A1 और यहाँ पे ए फेज़ A2 के साथ लेवल है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो क्योंकि ये बंडल कंडक्टर है तो इसके ऊपर जो बंडल कंडक्टर के लिए हम ds बीफ करेंगे वो हमारे पास कुछ ds इंटू जो इनका आपस में डिस्टेंस आ रहा है। और फिर हमें क्या करना है कि हमें इसका और इसका डिस्टेंस निकाला है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो हमारे पास ये आंसर आया है उसको हमने दोबारा से सॉर्ट ऑफ बंडल का ही फार्मूला यहाँ पे, यानी अब जो एक्चुअली हमारे पास ds आएगा इनका जिसको हम लेबल कर सकते हैं ds a से, यानी ए फेस का, उसमें हमारे पास क्या आएगा कि ये बंडल का जो हमने पहला रिलेशन
निकाला है मल्टीप्लाई जो हमारे पास DA1 A2 का डिस्टेंस आ रहा है। अब जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी तो हमने देखा था कि क्योंकि ये ट्रांसपोज लाइन है तो ट्रांसपोज लाइन के लिए आप सॉर्ट ऑफ एवरेज निकालते हो। तो एवरेज निकालने में जब हम हर फेज़ के लिए उसका अपना DS इस्तेमाल करते थे यानी सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन, तो जो डिनोमिनेटर में GMR की टर्म आती थी वो सिंपल एक फेज़ के लिहाज से नहीं आ रही होती थी बल्कि वो तीनों फेजेस के लिहाज से आ रही होगी। तो अब जो हमारे पास जो GMR एक्चुअल में आएगा वो हमारे पास DSA इंटू DSB इंटू DSC, और क्योंकि हमारे पास तीन डिस्टेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है रूट हमारे पास 3 आएगा। तो अब हमें DSA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बंडल कंडक्टर्स हैं तो हमें 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो बंडल कंडक्टर्स का हमने पहले फार्मूला पढ़ा है यानी DS बंडल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर 2 कंडक्टर्स हैं तो उन दोनों का सेल्फ GMR इनटू डिस्टेंस, और फिर इसको यूज़ करके जो हमारे पास ये चीज़ आई है इसके साथ हमने एक्चुअल में जो दोनों सेम फेजेस के दरमियान में डिस्टेंस आ रहा होगा उसके साथ इसको यानी पहले ये स्टेप करना है और सेकंड स्टेप में आपने इसके साथ ही DS बंडल के साथ जो डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा DSA। सिमिलरली B के लिए हमने ये चीज़ करनी है और C के लिए, और आखिर में हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्यूबिक रूट लेना है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते और जिस तरह हमने GMD के लिए वो सारे स्टेप्स किए तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास DSA की में भी मज़ीद 2 टर्म्स आएंगी, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें यहाँ पे टर्म से मुराद ये है कि वो प्लस माइनस से अलग नहीं हो रही होंगी बल्कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसी तरह करके यहाँ पे जो रूट आएगा वो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। लेकिन लेट्स सिंप्लीफाई कि जब आपके पास डबल सर्किट आएगा तो उसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास बंडल कंडक्टर आ रहे हैं तो किसी भी एक फेज के सेल्फ GMR निकालने के 2 स्टेप्स परफॉर्म करने। पहले हमें क्या करना होगा उस बंडल सेल्फ GMR निकालना होगा बंडल कंडक्टर्स का, और फिर उस बंडल कंडक्टर्स को का जो GMR आएगा उसको मल्टीप्लाई करना जो दोनों सेम फेजेस के दरमियान डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो सकती है क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर जो 2 कंडक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, जबकि हम देख चुके हैं कि ये बंडल 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको अगर यहाँ पे 3 कंडक्टर्स बंडल फॉर्म में दिए होते तो यहाँ पे जो आप DSB का फार्मूला इस्तेमाल करते वो चेंज हो जाता, बाकी सारी मेथडोलॉजी उसी तरह से ही रहती। तो अब हम प्रॉब्लम की तरफ वापस आते हैं। जो प्रॉब्लम के अंदर मेन 2 चीज़ें हमें चाहिए थी GMD इक्विवेलेंट वो भी हमने निकाल ली और GMR L। अच्छा यहाँ पे जो L आ रहा है इसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस इस केस में अभी यहाँ पे नहीं आपको शो हो रही। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ना कैपेसिटेंस के लिए यही चीज़ें डिराइव करेंगे तो वहाँ पे उसके लिए भी GMR आएगा। तो जब कैपेसिटेंस आप लाइंस की निकालते हो तो वो GMR डिफरेंट होता है इस GMR से। सो सिर्फ कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो आप यहाँ पे GMR हम इस्तेमाल करें उसके साथ हमने L लिख दिया है फॉर इंडक्टेंस, और जब हम कैपेसिटेंस के लिए कार्य होंगे तो वहाँ पे GMR C आ जाएगा। तो अब जब हम दोनों GMD इक्विवेलेंट और GMR निकाल इसको यहाँ वैल्यू पुट करें। इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमें मज़ीद चीज़ें दी हुई थी वो ये थी कि हमें कंडक्टर्स का डायमीटर दिया हुआ था और GMR, ये GMR एक कंडक्टर का है यानी ये इसका है। तो इसका मतलब ये है कि और बंडल स्पेसिंग हमारे पास 45 यानी ये बंडल स्पेसिंग का यहाँ पे ये मतलब था कि ये जो पहला D था ये हमारे पास ये था बंडल्स जो हमारे पास 45 आएगा पहले वाले में, जो पहली मल्टीप्लिकेशन आप करें पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे 45 सेंटीमीटर या 0.45 मीटर, और जो यहाँ पे DA1 A2 आएगा वो ये जो डिस्टेंस आपने निकाला होगा यहाँ पे सेंटर टू सेंटर वो आ रहा होगा। तो अब हमने इस प्रॉब्लम के अंदर देख लिया कि इंडक्टेंस का फार्मूला ऐसा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो GMD और GMR
है वो हमारे पास जो रिलेशंस हैं चेंज हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट पीछे वही रह रहा है। इधर जीएमआर में थोड़ा फ़र्क किया है क्योंकि ये ट्रांसपोज लाइंस और आप एवरेज इंडक्टेंस ले रहे होते हो, तो इसलिए जो जहाँ पे जीएमआर है वो तीनों फेजेस का आएगा। लेकिन आप अभी भी एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि डीएसए जो इसमें आ रहा है वो सिर्फ ए फेज की टर्म्स में आ रहा है, डीएसबी बी फेज की, डीएससी सी फेज की। सो अब हमारे पास हमने जितने भी लेक्चर 3 और 4 के अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको हमने देख लिया कि उसके किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मज़ीद प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल की थी कि आपको एक कंडक्टर दे दिए जाए जिसके अंदर कुछ मल्टीपल स्ट्रैंड्स हो, तो आपको वहाँ पे जो है जीएमआर निकालने के लिए कहा गया। तो उसमें भी हमने देखा था कि कंडक्टर्स की जो लोकेशन है उसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एवेलुएट आइदर डायरेक्ट करना होगा या यूजिंग ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके करना होगा। सो अब हमारे पास इंडक्टेंस के ऊपर जितना हमारा कोर्स का ये पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है।